हेलो एवरीवन। आज से मैं इस लॉन्ग एफएफ को शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है लव आफ्टर द डैमेज। मैंने इसका टीज़र दिया था तो आप लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टोरी मेरे बाकी एफएफ से थोड़ा डिफरेंट होने वाली है। आई होप आपको ये पसंद आए। ये बाकी स्टोरी से अलग इसलिए होगी क्योंकि मेरी स्टोरी में ज़्यादातर लव एंड केयर ही देखने को मिलता है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। लव एंड केयर तो होगा पर उससे पहले बहुत कुछ फेस करना होगा दोनों को। थोड़ा सा फोर्स भी देखने को मिल सकता है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, मतलब वैसे सिचुएशंस होंगी, अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला है, पर कुछ भी अपने दिल पे मत लीजिएगा प्लीज़। ओके, और बुरे कमेंट भी मत करिएगा। आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं और मेरी लिमिट्स को भी जानते हैं, तो निश्चिंत रहें। ओके, स्टोरी कितनी लॉन्ग होगी ये तो नहीं पता, वो आगे देखते हैं। और एक और बात, मैं 11 तारीख को अपने घर आ चुकी हूँ, तो मैं अभी अपने घर पर हूँ और 1 महीने तक कोई भी काम नहीं है, सिर्फ स्टोरी लिखने के अलावा। तो मैं डेली स्टोरी अपलोड करूँगी। ओके, हाँ, कभी एक दिन आगे पीछे हो जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं ना। तो चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने, अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं एक बड़े से साम्राज्य को जो मीलों दूरी तक फैला हुआ है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ही इस साम्राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर, जिसमें कबीले, गांव, शहर सभी शामिल है, उन पर रूल करने वाला यही साम्राज्य है, वे एम्पायर, जिसका एम्परर एक मजबूत, ताकतवर और सभी नीति शिक्षा में निपुण सिर्फ 26 साल का अल्फा है, जिसका नाम है विवुशियान, जिसने खुद अपनी ताकत और कुशलता के दम पर इस बड़े से एम्पायर को खड़ा किया है। एक समय था जब वे नाम के बस गिने चुने ही कुछ लोग ही हुआ करते थे। उनमें से विवुशियान और उसके माता पिता भी थे, जिन्होंने बहुत कष्ट, लोगों का अत्याचार सहा, क्योंकि उन्हें उनके नाम की वजह से सभी से अलग समझा जाता था। और ये सब कुछ विवुशियान ने अपने आंखों के सामने होते देखा है, और तब से ही उसने सोच लिया था कि वो एक दिन वो सब कुछ हासिल करेगा जो देखकर लोग सामने वाले की इज्जत किया करते हैं, उससे डरते हैं। शोहरत, नाम, धन दौलत और सबसे ज़रूरी पावर, जिससे लोग हमारे सामने झुकते हैं। विवुशियान ने वो सब कुछ हासिल किया। आज लोग उसके सामने नज़र उठाने तक को कांपते हैं। उसका नाम ही लोगों के अंदर एक भय जगाने के लिए काफ़ी था। विवुशियान ने ये सब कुछ हासिल किया, पर वो उस खुशी को हासिल नहीं कर पाया जो वो चाहता था। जो भी विवुशियान ने किया था वो अपने माँ बाबा की खुशी के लिए, पर अफसोस उसके माँ बाबा ये सब कुछ देखने के लिए इस दुनिया में थे ही नहीं। वो पहले ही विवुशियान को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। विवुशियान उस समय बस 8 साल का बच्चा था जब उसने अपने माँ बाबा को खोया। अपने 15 साल की उम्र में ही विवुशियान ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को जीत लिया था और अपने साम्राज्य का गठन किया, जिसका एम्परर है वो। विवुशियान की उम्र अभी प्रेजेंट में 26 साल है, 26 ईयर ओल्ड। विवुशियान डेमोनिक कल्टीवेशन का मास्टर है, इसी वजह से लोग और भी ज़्यादा उससे डरते हैं। अभी हम देखते हैं इंपीरियल पैलेस का सीन। पैलेस के सुंदर से गार्डन में 2 शख्स खड़े हुए हैं। एक ब्लैक एंड रेड रोब्स में है, जो कि एक अल्फा है, एक टॉल मस्कुलर अल्फा, और वो अपने एक हाथ को अपने वेस्ट पर मजबूती से जकड़ा हुआ है। उसका वो हाथ और वहाँ की रोब्स पूरी तरह से खून से लथपथ है।
मतलब उस जगह पर वो ज़ख्मी है। वो अल्फ़ा दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है, पर उतना ही ज़्यादा खतरनाक वो अभी इस समय नज़र आ रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं और थोड़ी टियरी हैं। वो अपनी इन्हीं लाल आंखों से सामने खड़े इंसान को देख रहा है, जो एक ओमेगा है और दिखने में बेहद खूबसूरत। सफ़ेद रोब्स पहने हुए है, चेहरा शांत, कोई भाव नहीं, आंखें बिल्कुल खाली। उस ओमेगा के हाथ में एक खंजर है, जिससे खून की बूंदें टपक रही है। वो अपनी खाली आंखों से सामने खड़े अल्फ़ा को देख रहा है। वो अल्फ़ा अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, सान क्यों? सामने खड़ा ओमेगा कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद वो अल्फ़ा अचानक अपने एक नीज़ पर बैंड हो जाता है। उसके लिप्स पर एक पेनफुल स्माइल है। आज तक बड़े से बड़ा योद्धा जिसे झुका नहीं पाया, वो आज थका हारा अपने नीज़ पर है। इसी पेनफुल स्माइल के साथ उस अल्फ़ा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अब देखते हैं इंपीरियल पैलेस के एक आलीशान कमरे का सीन। बेड पर लेटा शख्स धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसी कमरे में मौजूद एक इंसान ये देखकर जल्दी से कमरे के बाहर खड़े 2 सैनिकों के पास जाकर कहता है, वो जाग गए हैं, जल्दी से ये खबर सभी को दे दो। वो सैनिक ये सुनकर तेजी से वहाँ से चले जाते हैं। अब देखते हैं पैलेस के कॉरिडोर में 4 शख्स अपने तेज कदमों से एक और बढ़ रहे हैं। वो सभी उसी कमरे में आते हैं। इनमें 2 ओमेगा लेडी हैं और 2 अल्फ़ा। एक ओमेगा लेडी जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, वो जल्दी से बेड के पास आकर उस बेड पर लेटे अल्फ़ा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ओशियन, तुम जाग गए? कमरे में मौजूद सभी लोग उस अल्फ़ा को अपनी चिंता की निगाहों से देख रहे हैं। वो अल्फ़ा जो अभी तक तो सीलिंग की तरफ ही देख रहा था, वो अब अपनी नज़रों को अपने साइड में बैठी ओमेगा पर करता है और कहता है, माँ। मैडम यू ओशियान के फॉरहेड पर किस कर कहती है, तुम ठीक हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी तुम्हें उस हालत में देखकर। मैंने पहली बार तुम्हें ऐसा देखा है। ओशियान मैडम यू के हाथ को पकड़ कहता है, मैं ठीक हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। क्या आपको लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ? तभी मैडम यू के पीछे खड़े उनके हस्बैंड जांग फैमिया कहते हैं, हम जानते हैं तुम कमज़ोर नहीं हो, पर फिर भी हम बहुत डर चुके थे। ओशियान कहता है, फादर मुझे कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत होइए। तभी ओशियान की नज़र सामने खड़े 3 शख्स पर जाती है, जियांग चेंग, वैन किंग और उसका भाई वैन निंग। वैन निंग जो ओशियान का जनरल है और उसका सबसे वफादार इंसान। वैन किंग यहाँ पर एक बहुत अच्छी हीलर है और जियांग चेंग जिसकी उम्र है अभी सिर्फ 20 साल, वो मैडम यू और जांग फैमिया का बेटा है। और ओशियान का भाई जो अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। वैन किंग बेड के पास आती है और ओशियान के खुले रोब्स की लेयर को थोड़ा सा साइड कर उसके ज़ख्मों को चेक करते हुए कहती है, अभी कुछ दिन और लगेंगे इन ज़ख्मों को पूरी तरह से भरने में। ओशियान कुछ कहता उससे पहले ही जियांग चेंग गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, उसने धोखा किया, उसकी वजह से गागा की आज ये हालत है। जिनके शरीर पर आज तक इतनी वॉर जीतने के बाद भी एक खरोच नहीं आई, उसने यहाँ रहते हुए हमारे सामने गागा को। ये कहकर जियांग चेंग अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तिल जीना मुश्किल कर दूंगा उसका। और गागा, आप मुझे रोकेंगे नहीं। मैं एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठ पा रहा हूँ। जब तक उसे अपने किए की सज़ा नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठने वाला।
और शायद मैं इस बार आपकी बात भी ना सुनूं। ओशियान कहता है, चैंग। पर ओशियान की बात को काटते हुए मैडम यू कहती है, वो गलत भी नहीं है। हमने उस पर भरोसा किया था, क्या क्या नहीं सोचा था हमने, पर उसने क्या किया। वो तो खैर है कि तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती, तब तब हम क्या करते। ओशियान अब कुछ भी नहीं कहता। वो अपनी फैमिली का कंसर्न समझ रहा है। वो कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जानचेंग के फेस पर यह सुनकर चमक आ गई है, जिसे ओशियान ने नोटिस कर लिया है, पर वो कुछ नहीं कहता। ओशियान जानता है उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है। उनका अपना खुद का बेटा ना होते हुए भी ओशियान को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार करते हैं, बिना किसी लालच के। ओशियान ने जब अपने माँ बाबा को खो दिया था, तब इस फैमिली ने उसे अपनाया था। यिलिंग के एक छोटे से घर की फैमिली, जिसमें मैडम यू, जांग फैमिया और उनका 2 साल का बेटा जांग चिंग रहा करते थे। ओशियान अपने माँ बाबा की मौत के बाद दर बदर भटका करता था। फिर एक दिन उसे जांग फैमिया मिले, जो उसे अपने घर लेकर आए। जांग फैमिया और मैडम यू ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया, और तब से ओशियान उस घर का बड़ा बेटा बन गया। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। ओशियान भी इस फैमिली को ही अपना सब कुछ मान चुका था और उनसे बहुत प्यार करता था। वो हर खुशी इस फैमिली को देना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी। पूरी दुनिया जैसे उनके कदमों में ला दी। 15 साल की उम्र में एक साम्राज्य को खड़ा कर उसका एम्परर बन गया। जांग फैमिया और मैडम यू ने नहीं सोचा था कि ओशियान उन्हें यहाँ तक पहुँचा देगा। जांग फैमिली ने कभी ओशियान को अपना नाम बदलने को नहीं कहा। वो चाहते थे कि ओशियान अपने अस्तित्व के साथ जिए, और ओशियान भी चाहता था कि वो अपना वे नाम ही कैरी करे। पर जांग फैमिली हमेशा उसे अपना बड़ा बेटा ही मानती थी। जांगचेंग, जो ओशियान को देखकर और उससे सीखकर ही बड़ा हुआ है, वो ओशियान को ही जैसे अपना सब कुछ मानता है। अपने माँ बाबा से भी ज़्यादा ओशियान की बात मानता है, उसकी सुनता है। ओशियान का नाम अलग होने की वजह से जांगचेंग ये सच तो जानता है कि वो दोनों सगे भाई नहीं हैं, पर जांगचेंग ओशियान को अपने सगे भाई से बढ़कर मानता है। उसके लिए उसकी दुनिया जैसे वे गगा ही हैं, और ओशियान को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि जांगचेंग कितना सेंसिटिव है उसे लेकर। जब उस पर कोई उंगली भी उठा लेता है तो जांगचेंग को बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पर तो उसके जख्मों की बात है। ओशियान सभी को देखता है और कहता है, आप लोग परेशान मत होइए, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, आप सभी को जाकर सोना चाहिए। मैं अब ठीक हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग मेरी चिंता में जागते रहें, और ये बस थोड़ा सा जख्म है जो जल्दी भर जाएगा। आप लोग जाकर आराम करिए। जांगचेंग, तुम भी अपने गुस्से को शांत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैडम यू कहती है, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि तुम्हें भी अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। कल सुबह आकर तुमसे मिलेंगे, ठीक है। ओशियान अपना सर नोट कर देता है। सभी ओशियान को अपना ध्यान रखने का कहकर ओशियान के रूम से जाने लगते हैं। ओशियान एक नज़र वैनिंग को देखता है, और वैनिंग जैसे ओशियान के इशारे को समझ वहीं पर खड़ा रहता है। वो अपने स्थान से नहीं हिलता। सभी के चले जाने के बाद ओशियान, जो अभी काम था, सभी से नॉर्मली बात कर रहा था, उसके एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, पेन, सैडनेस, बिट्रायल, गुस्सा। वो अपने इन्हीं डार्क एक्सप्रेशंस के साथ वैनिंग को देखता है। वैनिंग जल्दी से ओशियान के पास आकर अपने सिर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, एम्परर, और इंतज़ार करने लगता है ओशियान के कुछ कहने का।
थोड़ी देर शांत रहने के बाद ओशियान अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, वेनिंग, उसे यहाँ से ले जाओ, बेरल माउंट्स, बिना किसी को कोई भी भनक लगे। वेनिंग ये सुनकर शॉकिंगली ओशियान को देखता है। वो पूछना चाहता है ओशियान से कि ऐसा क्यों, पर वो कभी अपने मास्टर, अपने एम्परर से सवाल नहीं कर सकता। ओशियान वेनिंग के अंदर चल रहे सवालों को समझ गया है। वो कहता है, मैं बस जितना कह रहा हूँ उतना करो। वेनिंग, उसे यहाँ से ले जाओ। बेरल माउंट्स तुम्हें नहीं रोकेगा, पर ध्यान रखना किसी को इसकी भनक ना लगे, खासकर जियांगजिंग को। तुम्हें अभी इसी वक्त इस काम को करना है, जाओ। वेनिंग ओशियान को बो कर कहता है, जी एम्परर, काम हो जाएगा। वेनिंग ओशियान को ग्रीट कर वहाँ से निकल जाता है। ओशियान बेड पर से उठ जाता है। उसके अपर रोब्स पूरी तरह से खुले हुए हैं, जिससे उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग चेस्ट नज़र आ रहा है। और वेस्ट के पास उसके जख्मों पर बंधी हुई पट्टियाँ। उसके जख्म बहुत गहरे हैं, पर वो इस तरह से चल रहा है जैसे उस पर इसका कोई असर ही नहीं। ओशियान उसके कमरे की बालकनी में आ गया है। ठंडी हवाएं उसे छूकर जा रही है। वो निरंतर एक और देखे जा रहा है, एक गार्डन की ओर। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस है, पर आंखों में एक दर्द सा नज़र आ रहा है। वो अब अपनी नज़र नीचे अपने जख्मों पर करता है और अपने मन में एक नाम लेता है, सान। न जाने कितनी देर तक ओशियान वहाँ खड़ा रहा। अब यहाँ से देखते हैं सुबह। ओशियान जो बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आंखें लाल हैं। रात भर उसकी आंखों में एक सेकंड की भी नींद नहीं थी। तभी उसकी डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगता है और उसने जियांगजिंग की आवाज़ सुनी, जो कह रहा है, गगा, दरवाज़ा खोलिए। गगा। ओशियान को पता था कि सुबह यही होने वाला है। वो बेड से उठता है और अपने रोब्स को अच्छे से टाई करने के बाद जाकर डोर ओपन करता है। सामने सभी लोग खड़े हैं, मैडम यू, जियांग चेंग, जियांग फेमिया, वैनकिंग और वैनिंग। सभी लोग अंदर आते हैं। मैडम यू ओशियान के हाथ को पकड़ कहती है, ओशियान, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, और तुम अपने बेड पर से उठे क्यों थे रात में? यहाँ पर सैनिक थे, रात में तुम्हें उठकर दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मैडम यू ओशियान को अपने साथ बेड पर लाती है और उसे बेड पर लेटने को कहती है। ओशियान बिना कोई सवाल किए बेड पर लेट जाता है। वो कहता है, माँ, मैं एक योद्धा हूँ, अब इतने से जख्म के लिए मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? मैडम यू कहती है, जख्म थोड़े से हो या ज़्यादा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो तुम्हारी चिंता होगी ना। ओशियान कहता है, माँ। अब ओशियान की नज़र जियांगचेंग पर जाती है, जिसे देखकर ही ओशियान समझ गया है कि वो गुस्से से उबल रहा है। ओशियान कहता है, जियांगचेंग, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जियांगचेंग कहता है, गगा, वो ओमेगा हमारे कैद खाने से भाग गया। आज जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ पर नहीं था, और सैनिकों का कहना है कि उन्होंने उसे बाहर निकलते देखा ही नहीं। वो बहुत ही चालाक है। इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी वो हमारे कैद खाने से निकल गया। ओशियान इस पर कुछ नहीं कहता, उसका चेहरा शांत है। मैडम यू कहती है, जब वो आसानी से ओशियान के करीब पहुंच सकता है तो तुम्हें लगता है कि उसके लिए यहाँ से निकलना इतना मुश्किल होगा? जियांगचेंग अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहता है, ठीक है, मैंने भी उसे वापस जोड़कर नहीं लाया तो मेरा नाम भी जियांगचेंग नहीं। ये कहकर जियांगचेंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है। मैडम यू ओशियान को देखती है और कहती है, ओशियान, तुम कुछ दिन आराम करोगे, अपना कोई भी काम नहीं करोगे, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ओशियान कहता है, ठीक है माँ, आप जैसा कहो। ऐसे करके 3 दिन बीत जाते हैं। ओशियान अभी मेन हॉल में है, सभी के साथ, जहाँ सभा चल रही है। ओशियान वापस से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आया है। सभा के ख़त्म होने के बाद ओशियान मेन हॉल से निकल जाता है।
वो थोड़ी ही दूरी पर पहुंचा था, तभी उसे जैंगचेंग की आवाज़ आती है, जो वुशियान के पीछे पीछे आ गया था। जैंगचेंग कहता है, काका। वुशियान पीछे पलटता है और उसे देख कहता है, जैंग, क्या हुआ? जैंगचेंग कहता है, काका, आप क्यों क्यों उसे नहीं खोज रहे? आप इतनी आसानी से वो सब कैसे भूल सकते हैं? वुशियान बस इतना ही कहता है, जैंगचेंग, मैं नहीं चाहता। तुम भी इन सब से अपना ध्यान हटा लो और खुद को और ज़्यादा परेशान मत करो। इतना कहकर वुशियान वहाँ से चला जाता है। जैंगचेंग मैडम यू के पास आता है और कहता है, माँ, गगा कैसे वो सब भूल सकते हैं? वो चाहे तो एक पल में उस ओमेगा को ढूंढ लाए। उनके लिए ये आसान काम है। फिर वो ऐसा कर क्यों नहीं रहे? वो वो क्यों कुछ नहीं कर रहे? मैडम यू कहती है, जैंग, सच कहूँ तो ये अच्छी बात है। वुशियान उस ओमेगा से अपना ध्यान हटा रहा है। हमें खुश होना चाहिए कि वो उससे आगे बढ़ रहा है। तुम भी अपना ध्यान वहाँ से हटाकर अपने काम पे लगाओ और वुशियान की मदद करो, ठीक है? जैंगचेंग कुछ नहीं कहता।